हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ, और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। तो आज का पहला केस है पांडुरंगन वर्सेस टी जयराम चेट्टियार। अब इस केस की शुरुआत होती है एक्चुअली 91 से। 1991 में जयम अम्मल नाम के एक व्यक्ति ने अपनी जमीन बेची हुसैन बाबू को। 98 में हुसैन बाबू ने उसी जमीन को पांडुरंगन को बेच दिया। पांडुरंगन को लगा कि उस जमीन के इकलौते मालिक हैं, उन्होंने पीसफुल पोजेशन कंटिन्यू कर दिया। एक एडवोकेट कमिश्नर ने उनकी प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करना चाहा और इंक्वायरी पे पता चला कि उनका टाइटल क्लियर नहीं है। 96 में उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक पार्टीशन सूट फाइल किया गया था, जिसे फाइल कर रहा था जयराम चेट्टियार ने। और 97 में उस सूट से रिलेटेड एक एक्स पार्टी डिक्री आई जो कि उनके फेवर में आ गई। सूट में पार्टीज बनाया गया था जयम अम्मल और उनकी बेटी सेल्वी को। क्योंकि जयम अम्मल ऑलरेडी अपनी प्रॉपर्टी हुसैन बाबू को बेच चुके थे, तो एक्चुअली हुसैन बाबू को आना चाहिए था, लेकिन वो उस वक्त अबू धाबी में थे तो आ नहीं सके। उन्हें लगा सेल्वी संभाल लेगी, सेल्वी भी नहीं आई, तो ऑटोमेटिकली जब किसी ने कॉन्टेस्ट ही नहीं किया तो डिक्री जो है वो जयराम चेट्टियार के फेवर में आ गई। 2009 में पांडुरंगन जी ने एक परमानेंट इंजंक्शन के साथ डेक्लेरेशन ऑफ टाइटल का सूट फाइल किया कि भाई इस प्रॉपर्टी के टाइटल को मेरे फेवर में डिक्लेयर किया जाए और जयराम चेट्टियार को मेरे टाइटल के अगेंस्ट किसी भी तरह के एक्शन लेने के लिए बार कर दिया जाए, उन्हें उन पर एक इंजंक्शन लगा दिया जाए, रिस्ट्रेंट लगा दिया जाए। जयराम चेट्टियार जी ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑर्डर 7 रूल 11 आपको ऐसा करने नहीं देगा। उन्होंने एक एप्लीकेशन भी फाइल करी अंडर द सेम ऑर्डर कंटेंडिंग कि ये सूट जो है बार्ड है बाय रेस जुडिकाटा, क्योंकि पहले की जो एक्स पार्टी डिक्री है वो ऑलरेडी इस लिटिगेशन को फाइनलिटी दे चुकी है और अब इस कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड कोई भी और सूट फाइल नहीं किया जा सकता। पांडुरंगन ने कहा कि अरे वो डिक्री मुझ पर क्यों लगेगी, मैं तो उस केस में पार्टी ही नहीं था, रेस जुडिकाटा के लिए जरूरी है कि पार्टी सेम हो। तो जयराम ने कहा कि भाई तुम भले ही डायरेक्टली पार्टी नहीं थे, लेकिन जिन लोगों को मैंने पार्टी बनाया था उन्हीं से तो तुमने टाइटल एक्वायर किया है, उन्हीं के थ्रू तुम्हें टाइटल मिला है, इसीलिए तुम भी पार्टी हो और उसका जो एप्लीकेशन है वो तुम पर भी होगा। अब यही लड़ाई जो है वो कोर्ट में पहुंच जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? सबसे पहले तो आता है ऑर्डर 7 रूल 11 का स्कोप, जो कि कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि काफी नैरो है। हालांकि ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज डी अलाउ करता है कि सूट को रिजेक्ट कर दिया जाए इफ इट इज बार्ड बाय लॉ, लेकिन इसको करते वक्त कोर्ट सिर्फ प्लेंट के एवरमेंट्स और प्लेंट में ही फाइल किए डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करता है। जो डिफेंडेंट के डॉक्यूमेंट्स थे या उसके डिफेंसेस थे या डीपर क्वेश्चंस जो उस सूट में थे उनको एग्जामिन नहीं किया जाता। रेस जुडिकाटा थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें ट्रायल की जरूरत पड़ती है ये डिटरमाइन करने के लिए कि भाई प्रीवियस सूट की प्लीडिंग इश्यूज जजमेंट क्या था, या फिर इश्यूज की आइडेंटिटीज पार्टीज की आइडेंटिटी वाकई सेम थी, या फिर कॉम्पिटेंट कोर्ट से फाइनल डिसीजन आया जो कि सही था। इन सारी चीजों को एग्जामिन करने के लिए डिटेल्ड एग्जामिनेशन चाहिए, डिटेल्ड ट्रायल चाहिए, जो कि ऑर्डर 7 रूल 11 के स्कोप से बहुत ही आगे है। अब आता है फ्रॉड और ज्यूरिसडिक्शनल क्लेम्स, जो इस कहानी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। केस फाइल किया गया था, पार्टीशन का केस फाइल किया गया था सब कोर्ट कुद्दलोर में, जहां पे ज्यूरिसडिक्शन एक्चुअली था ही नहीं। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी सब कोर्ट चिदम्बरम में सिचुएटेड थी एंड आइडियली चिदम्बरम कोर्ट में ही ज्यूरिसडिक्शन था, बट जयराम चेट्टियार ने गलत कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट किया। तो ये भी एलिगेशंस थे कि भाई फ्रॉड से, कोल्यूजन से, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद भी एक्स पार्टी डिक्री दे दी गई है। कोर्ट ने कहा कि भाई द फैक्ट कि ज्यूरिसडिक्शनल डिफेक्ट है, कोल्यूजन का एलिगेशन है, फ्रॉड का एलिगेशन है, इन सब के एलिगेशंस के चलते आप एक बोनाफाइड परचेज को रिजेक्ट नहीं कर सकते, जो कि हाई कोर्ट में हो गई थी, राइट? you need to take into account कि this purchase was bona fide
एंड देयर आर एलिगेशंस, अगर टाइटल थोड़ा सा एम्बिग्युइटी में है भी तो आप ये नहीं इग्नोर कर सकते कि जिस सूट की वजह से वो टाइटल एम्बिग्युइटी में है वो सूट अपने आप में क्वेश्चनेबल है. सो यू कैन नॉट आउस्ट और ब्रश असाइड अ बोनाफाइड परचेज, especially when there were allegations related to fraud, collusion and jurisdictional problems. ठीक है, अब ये सब कुछ आपको ट्रायल पे एग्जामिन करना पड़ेगा. यू कैन नॉट रिजेक्ट इट ऑन द फेस ऑफ इट. सिर्फ डॉक्यूमेंट पढ़ के आप इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते. द फैक्ट कि वाकई फ्रॉड था, कोल्यूजन था, जुरिस्डिक्शनल एरर था और एक्स पार्टे का एप्लीकेशन लगेगा कि नहीं, रेस जुडिकाटा अगर अप्लाई हो रहा है तो वो अप्लाई होगा कि नहीं, ये सब आपको ट्रायल में ही करना पड़ेगा. आप ऑर्डर 7 रूल 11 का एक सिंपल प्रिमा फेसे रिजेक्शन इस केस में एक्सरसाइज नहीं कर सकते. तो कोर्ट ने पांडुरंगन जी के सूट को ट्रायल के लिए अलाउ कर दिया. अब कुछ चीजें देखनी चाहिए थी, जैसे मैं होप कर रही थी कि जजमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ता है कोर्ट क्लैरिटी देगा कि भाई एक्स पार्टी डिक्री वाकई नए सूट को बार कर देती है क्या, लेकिन कोर्ट इस पे चुप रहा. कोर्ट ने इस पे कोई क्लैरिटी नहीं दी है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा कि जितने भी फैक्ट्स और प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस इस केस में इन्वॉल्व हैं उन्हें एक डीपर प्रोब की जरूरत है, एक फुल फ्लेजेड ट्रायल की जरूरत है. प्रिमा फेसी रिजेक्शन वारंटेड नहीं है. तो पांडुरंगन जी के केस को अलाउ कर दिया गया, मेरिट को रिजर्व कर दिया गया है. लाइक आई सेड, court clarified it's expressed no opinion on whether ex parte decree would operate as res judicata, keeping all defendants grounds including open for final trial determinant. मतलब फाइनल ट्रायल में इस बात को डिटरमाइन किया जाएगा कि एक्स पार्टे डिक्री एज रेस जुडिकाटा ऑपरेट करती है या नहीं, इसीलिए कोर्ट चुप रहा है. अब आ जाते हैं डिफरेंस पे. रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल क्या कहता है? द सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी एस्टैब्लिशेस दैट नो कोर्ट shall try any suit where the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or parties under whom they claim. ठीक है, litigating under the same title in a competent court that heard and finally decided the matter. Order 7 Rule 11 का scope provides for rejection of plaint in specific circumstances, including where the suit appears from the plaintiff's statement to be barred by any law, with the court limited to examining only plaint averments and accompanying documents. मतलब डिटेल्ड प्रोब नहीं होता ऑर्डर 7 रूल 11 में. ठीक है, जुरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, रेस जुडिकाटा सूट्स को बार कर सकता है एज अ मैटर ऑफ लॉ अंडर रूल 11 ऑर्डर 7. सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि डिटरमाइनिंग रेस जुडिकाटा रिक्वायर्स एग्जामिनिंग प्लीडिंग्स, इश्यूज, डिसीजंस फ्रॉम प्रीवियस सूट्स, जो कि इसके स्कोप से काफी बियॉन्ड है. समथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. कोर्ट एस्टैब्लिश्ड दैट रेस जुडिकाटा एडजुडिकेशन इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एंड लीगल एनालिसिस ऑफ प्रीवियस लिटिगेशन, पार्टी रिलेशनशिप, इशू आइडेंटिटी, which cannot be conclusively determined merely from plain statements. जुडिशियल प्रीसिडेंट्स को फॉलो किया गया सिहारी, हनुमान दास, तोतला एंड केशव सूद केसेस, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि रेस जुडिकाटा प्लीज को ट्रायल के दौरान डिसाइड करना चाहिए ताकि कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, एविडेंस, फॉर्मर सूट्स के प्रॉपर्ली एनालाइज किए जा सके, ये डिटरमाइन करने के लिए कि वाकई जो लैटर सूट है वो बार्ड है भी या नहीं. क्योंकि सूट इंस्टीट्यूट करना इज अ राइट. यू कैन नॉट डिनाई समबडी देयर राइट्स ऑन द जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट ऑन अ वेरी सरफेशियल एग्जामिनेशन. यू नीड टू गो डीपर एंड देन डिसाइड कि भाई उसका राइट एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि रेस जुडिकाटा को सिर्फ स्पेकुलेशन या इन्फेरेंस से डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, एक सब्सटैंटिव ट्रायल एग्जामिनेशन की जरूरत है. ठीक है, स्पेशली जब एलिगेशंस फ्रॉड, कोल्यूजन और जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट्स के हो. तो दिस वाज द केस. लाइक आई सेड, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग केस है. रेस जुडिकाटा ऑर्डर 7 रूल 11 का डिफरेंस आता है एग्जाम में, उसमें आप इस केस को सीधा ऐड कर सकते हैं. वन ऑफ द प्राइमरी डिफरेंसेस बिटवीन द टू इज दैट इन द स्कोप ऑफ दीज टू, है ना, दोनों का स्कोप बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसमें ये केस डायरेक्टली शामिल होगा. अब हम आ जाते हैं सेक्शन 39 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, मैंडेटरी इंजंक्शन. अब केस छोटा है लेकिन इंटरेस्टिंग है. हुडा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी.
1992 में एक पॉलिसी है जहां पे इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि रिहैबिलिटेशन स्कीम के लिए ये लोग कुछ लैंड्स को एक्वायर करेंगे और जिन लोगों के लैंड्स को एक्वायर करेंगे उनको ये ऑल्टरनेटिव प्लॉट्स दे देंगे, प्रोवाइडेड कि जो आउस्टीज हैं, लूजर्स ऑफ द लैंड, एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें। प्रॉपर प्रोसीजर में क्या था कि भाई आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो कि इन लोगों ने बता ही दिया था, प्लस 10% ऑफ अर्नेस्ट मनी आपको देना होगा। तो यही तो रिक्वायरमेंट्स थे जो आउस्टीज को पूरा करना था। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि निर्मला देवी और उनके साथ कुछ लोगों ने एक केस फाइल किया, मैंडेटरी इंजंक्शन। उन्होंने हुड्डा जी से ये कहा कि आपने हमारा लैंड उस रिहैबिलिटेशन पॉलिसी में एक्वायर कर लिया था, आप हमें अब ऑल्टरनेटिव प्लॉट दीजिए। प्रॉब्लम क्या थी भाई, ऑल्टरनेटिव प्लॉट मिल जाने चाहिए, जब तुम्हारा लैंड सरकार ने तुमसे ले लिया है तो उसके बदले सरकार तुम्हें कुछ देगी। प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग इस कंप्लेंट को लेकर 15 साल बाद आए थे, ठीक है, 15 years आफ्टर देयर लैंड वाज एक्वायर्ड, और इन्होंने किसी भी प्रोसीजर को कंप्लाई नहीं किया था। दे डिड नॉट कंप्लाई विद द प्रोसीजर दैट वाज लेड डाउन बाय दिस डेवलपमेंटल अथॉरिटी। ना तो इन्होंने एप्लीकेशन फाइल की, ना ही इन्होंने 10% अर्नेस्ट मनी दिया। अब हुड्डा का डिफेंस ये था कि भाई कोई लीगल राइट ही नहीं है आपके पास, सोचने वाली बात है, आपने कंडीशंस को मीट नहीं किया, इसलिए मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि मैं आपकी डिमांड को फुलफिल करूं। अब देखो सवाल यही आता है कि क्या हुड्डा को इनकी डिमांड्स फुलफिल करनी चाहिए थी? वॉज इट अ कंपल्सरी ऑब्लिगेशन दैट हुड्डा वॉज सपोज टू मीट एंड इट डिडंट? दैट वाज द क्वेश्चन दैट वाज ऑब्जर्व्ड। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 39 की जो रिलीफ है एसआरए में, वो एक एक्सेप्शनल रिलीफ है, मतलब वो डिस्क्रेशनरी है, इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। ये तभी ग्रांट की जा सकती है जब कोर्ट को दिखे कि हाँ एक क्लियर ऑब्लिगेशन था और उस ऑब्लिगेशन को मीट नहीं किया गया, उसे ब्रीच कर दिया गया है। दूसरा, उस ऑब्लिगेशन के चलते एक क्लियर राइट भी होना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं किसी की ड्यूटी है तो मतलब आपका राइट है, अगर आप कह रहे हैं कि आपका राइट है तभी किसी की ड्यूटी है। सो यू नीड टू हैव अ राइट इन ऑर्डर टू असर्ट समबडी और इन ऑर्डर टू कंपेल समबडी टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। लॉ आपको अधिकार देता है और उसी अधिकार के चलते लोगों पर या अथॉरिटीज पर ऑब्लिगेशन या ड्यूटीज इंपोज होती हैं। अगर कानून ने आपको अधिकार नहीं दिया तो फिर किसी पर किसी तरह का ऑब्लिगेशन या ड्यूटी भी नहीं होगी। सेक्शन 39 का जो पूरा इक्वेशन है वो सिंपल है, राइट, ऑब्लिगेशन, इंजंक्शन। मतलब अगर राइट है तभी ऑब्लिगेशन है, तभी इंजंक्शन है। इसका उल्टा भी बिल्कुल सही है, अगर राइट नहीं, नो राइट इज इक्वल टू नो ऑब्लिगेशन इज इक्वल टू नो इंजंक्शन। अब यहाँ पे आउस्टीज ने वैलिड एप्लीकेशन को फुलफिल नहीं किया, अर्नेस्ट मनी को कभी पे नहीं किया, अनरीजनेबल डिले के बाद ये लोग कोर्ट में आ रहे हैं एक ऐसे राइट को क्लेम करते हुए जो इन्होंने एक्वायर ही नहीं किया, कंडीशंस को आपने मीट नहीं किया, तो आपके पास एनफोर्सेबल राइट आया ही नहीं। 1992 policy definitely granted rights to people whose lands were acquired, but the rights were enforceable or granted only when there was a proper statutory compliance, which was to file a proper application and fill the appropriate or the required amount. While both of these things were not done, you could not have claimed a proper valid right. ये एक प्रॉब्लमैटिक स्टैंस था जो कि कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया। इसीलिए हुड्डा पर कोई लीगल ड्यूटी नहीं है या हुड्डा पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है उन आउस्टीज को अब लैंड अलॉट करने की। ठीक है, अब देखो मैंडेटरी इंजंक्शन को ग्रांट करते वक्त कुछ चीजें देखी जाती हैं जो कि एसआरए भी बताता है। सबसे पहले तो डिफेंडेंट के पार्ट पे एक बहुत क्लियर कट ऑब्लिगेशन होना चाहिए जो कि दिखाई दे साफ सुथरा, मतलब आपका क्लियर राइट है और उस क्लियर राइट के अगेंस्ट किसी का एक क्लियर ऑब्लिगेशन है, उस ऑब्लिगेशन का एक ब्लेटेंट ब्रीच होना चाहिए, परफॉर्मेंस को कंपेल करने की नेसेसिटी होनी चाहिए, एक्ट कोर्ट में एनफोर्सेबल होना चाहिए, वॉट एवर इज योर कॉज ऑफ एक्शन, वॉट एवर इज योर राइट शुड बी एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दूसरा, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस क्लेमेंट के फेवर में होना चाहिए, और अगर राइट एनफोर्स नहीं किया गया, इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया गया,
परफॉर्मेंस कंपेल नहीं किया गया तो क्लेमेंट को एक इररिपेरेबल इंजरी हो जाएगी जिसे पैसे से कंपेंसेट नहीं किया जा सकेगा। ये जब मौजूद होती हैं कंडीशंस, तभी सेक्शन 39 की रेमेडी कोर्ट ग्रांट करते हैं। रिहैबिलिटेशन स्कीम्स जो हैं वो डिस्क्रेशनरी हैं, कंपेंसेशन लैंड एक्विजिशन लॉ के बियॉन्ड हैं। ये स्कीम्स ह्यूमैनिटेरियन एक्विटेबल ग्राउंड्स पे होती है और एब्सोल्यूट राइट्स प्रोवाइड नहीं करती हैं। मतलब they are created for a particular humanitarian equitable purpose, so of course they do grant rights, but those rights are not absolute. You need to meet with statutory requirements in order to get those rights. अब states condition frame करती है और ये conditions mandatory होती है। अब आप इन conditions को comply कर लीजिए, right आपके पास आ जाता है। अगर आप नहीं करेंगे तो right भी आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, तो एक ऑब्लिगेशन के ब्रीच को प्रिवेंट करने के लिए ही कोर्ट जो है वो मैंडेटरी इंजंक्शन की रेमेडी को ग्रांट करता है, या फिर स्पेसिफिक एक्ट्स को कंपेल करने के लिए जहां पे मनी या मॉनेटरी कंपेंसेशन एक एडिक्वेट रेमेडी बिल्कुल भी नहीं होगी। ब्रीच को एक्चुअली रेक्टिफाई करने के लिए, न्याय देने के लिए परफॉर्मेंस ही कंपेल करना जरूरी है। ठीक है, तो ये है सिचुएशन जहां पे 39 ग्रांट किया जा सकता है या मैंडेटरी इंजंक्शन दिया जा सकता है, जो कि कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया। देखो 6 एसेंशियल कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहले तो क्लियर ऑब्लिगेशन ऑन डिफेंडेंट्स पार्ट, ब्रीच हुआ उस ऑब्लिगेशन का, परफॉर्मेंस को कंपेल करने की नेसेसिटी, एनफोर्सिबिलिटी बाय कोर्ट, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस फेवरिंग द एप्लीकेंट, एंड इररिपेरेबल इंजरी नॉट कंपेंसेबल मॉनेटरली। इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके कोर्ट को ये लगा कि भाई रिस्पोंडेंट्स का कोई एनफोर्सेबल राइट नहीं है, क्योंकि उन्होंने मैंडेटरी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स को तो कंप्लाई किया ही नहीं, इसलिए हुड्डा की कोई कॉरेस्पॉन्डिंग लीगल ऑब्लिगेशन भी नहीं बनी प्लॉट्स को अलॉट करने की। ठीक है, मैंडेटरी इंजंक्शंस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कंडीशंस दी हैं? ऑब्लिगेशन ब्रीच, नेसेसिटी, एनफोर्सिबिलिटी, balance of convenience and irreparable injury. What is section 39? I'm sure you all know, ये important है। SRA एक बहुत important law है और section 39 long answer है, it's a major topic। ठीक है, तो सेक्शन 39 SRA एम्पावर करता है कोर्ट्स को कि वो मैंडेटरी इंजंक्शन ग्रांट कर सके टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ रेक्विजिट एक्ट्स सब्जेक्ट टू कोर्ट्स डिस्क्रेशन। असेंशियल कंडीशंस में आपको बता चुकी, परफॉर्मेंस ऑफ सच एक्ट्स मस्ट बी नेसेसरी टू प्रिवेंट द कंप्लेंट ब्रीच विद डायरेक्ट नेक्सस बिटवीन द एक्ट्स sought to be compelled and prevention of obligations breach। मैंडेटरी इंजंक्शन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी है जिसे तभी ग्रांट किया जाता है जब ऑर्डिनरी लीगल रेमेडीज एक एडिक्वेट सोल्यूशन प्रोवाइड ना कर सकें। ठीक है, अब हम आते हैं अपने एक डिबेट पे, आर्टिकल 19 वर्सेस 21, रणवीर गौतम अलाहाबादिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आशीष अनिल चंचलानी वर्सेस स्टेट ऑफ गुवाहाटी, मेसर्स क्योर SMA फाउंडेशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या हुआ कि SMA फाउंडेशन जो कि एक NGO है और persons with disability, there's a certain kind of disability, SMA is a certain kind of disability, उन्हीं से सफर करते हुए लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन या NGO है SMA क्योर NGO। ठीक है, फाउंडेशन। ये भी थे पेटिशनर्स में जिन्होंने इन लोगों के खिलाफ एक एप्लीकेशन या FIR लॉन्च करी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि आपके जो रिमार्क्स हैं वो इनसेंसिटिव है, PWDs की डिग्निटी और ह्यूमैनिटी को अफेक्ट करते हैं। इन लोगों ने कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए जो कि PWDs के थोड़े अगेंस्ट चले गए, विच वर डिमीनिंग टू देम। मल्टीपल पिटिशंस फाइल हो गई अक्रॉस स्टेट्स बाय NGOs एटसेट्रा। अब इनका कहना है कि भाई आर्टिकल 21 सिर्फ जीवन का अधिकार नहीं देता, जीवन को गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है, इसलिए आपको अपने शब्दों को मंच कर लेना चाहिए। अगर आपके शब्द किसी की गरिमा को आहत कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो उन शब्दों को आप रोक दीजिए। एनीवे जो आपकी अभिव्यक्ति का अधिकार है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, एंड वन ऑफ द
रेस्ट्रिक्शन इज डिसेंसी, मोरालिटी एंड अदर पर्सनस राइट। अगर आपका अभिव्यक्ति, आपकी अभिव्यक्ति डिसेंसी या मोरालिटी के पैरामीटर पे खरी नहीं उतर रही या किसी और के राइट को वायलेट कर रही है, तो उस अभिव्यक्ति को या उस एक्सप्रेशन को आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ये इनका ग्राउंड है और ये इनका आर्ग्यूमेंट भी है। केस गया है सुप्रीम कोर्ट में, इस पे कोई जजमेंट नहीं आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हैज कॉल्ड फॉर एन ओपन डिबेट जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे मांगी गई है। सोचने वाली बात है, इट इज टाइम दैट वी एक्चुअली गेट समथिंग व्हिच कैन बैलेंस दीज टू। क्या आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 से छोटा है? कोर्ट का कहना है जी हाँ। अगर आपके स्पीच से किसी की राइट टू लाइफ या डिग्निटी अफेक्ट होती है तो आप उस स्पीच को कर्ब कर दें। आर्टिकल 19 और 21 के कॉन्फ्लिक्ट में 21 ही प्रिवेल करेगा, क्योंकि जो वो ऑफर करता है वो ज्यादा सेक्रेड है। सिर्फ क्योंकि आपको आउटस्पोकन होना है, मुंहफट होना है, और उस मुंहफटता के चलते, उस आउटस्पोकननेस के चलते आप बदतमीजी पर उतर आए, किसी को कष्ट दे दें, किसी के मन को दुखी कर दें, तो ये लॉ नहीं अलाउ कर सकता। इस तरह की कैसी सोसाइटी हो गई है ना। तो और ये ऐसा होता भी है, अंडर द कोटोर ऑफ बीइंग आउटस्पोकन, मुंहफटता की आड़ में या फिर आउटस्पोकननेस की आड़ में लोग कब बदतमीजी कर जाते हैं ये भी पता नहीं चलता, चाहे वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो या आपकी एक्चुअल जिंदगी में। तो अब टाइम है कि भाई इसको बैलेंस करने के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस हो, क्योंकि डिजिटल कंटेंट जो है वो इतनी तेजी से फैलता है जैसे जंगल की आग। एक छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात ऐसे फैल जाती है कि जैसे महामारी फैल गई, उसे कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसे वक्त में, ऐसी दुनिया में, ऐसी डिजिटलाइज्ड इकोनॉमी में वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है। स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स जो कि लोगों पर एक इम्प्रेशन डालते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हैं, उन इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर तो एक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ये देखने की भाई उनके मुंह से क्या निकल रहा है। जिस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस, पब्लिक स्पीकर्स पे डाली जाती है, उसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कॉमेडियंस पे, इन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स पे भी डाली जानी चाहिए। यू कैन नॉट जस्ट से व्हाट इज इन योर माइंड। Of course you can say it, article 19 gives you that freedom, but if your mind is speaking something so defile and derogatory that it might hurt somebody else's sentiments, then you need to make sure कि आप उसे ना बोलें। प्लस लोगों की सेंसिटिविटी भी थोड़ी बढ़ गई है, people have become more sensitive, right? ये सेंसिटिविटी अब थोड़ी ओवर की कगार पे भी जाने लगी है। सोचने वाली बात है, यहाँ पे नौकरियां नहीं है हमारे देश में, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, स्कूल्स नहीं है ना, हॉस्पिटल्स प्रॉपर नहीं है, मतलब हमारे पास बेसिक नेसेसिटीज की कमी है, प्रॉपर नौकरी की कमी है, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर्स की कमी है, रिहैबिलिटेशन नहीं, लोगों के सर पे छतें नहीं है, लोगों के बच्चों के लिए स्कूल्स नहीं है, मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है, सड़कें प्रॉपर नहीं है, लोगों में सिविक सेंस नहीं है, कहीं भी कुछ भी कूड़ा कर देते हैं, नदियां इतनी गंदी हैं, हवा साफ नहीं है, पानी साफ नहीं है। बेसिक मुद्दे हैं हमारे देश में, लेकिन हम किस चीज को हाईलाइट करते हैं, है ना। तो भाई कि आप ओवर सेंसिटिव हैं, बट आपकी ओवर सेंसिटिविटी भी बहुत सेलेक्टिव है। यू चूज टू ग्राउल एंड शाउट ओवर थिंग्स दैट एक्चुअली आर इमटेरियल, जो कि आपकी जिंदगी पर कोई ऊपर नीचे बदलाव नहीं लेकर आएंगी। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातों में लोग इस कदर बिदक जाते हैं जैसे पता नहीं उनकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ गया। बदलाव में वक्त लगता है, ये छोटी बातें, इधर कमेंट उधर कुछ ये बदलता नहीं है कुछ भी। इट डजंट चेंज एनीथिंग, चेंज रिक्वायर्स टाइम, right? So it's time that we have a proper mechanism, we have a proper setup that balances these two, ताकि ओवर सेंसिटिविटी को, डिग्निटी को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, सबको कंसिडर करते हुए कुछ हमारे पास हो जिसे समझ के पढ़ के हम सोच सकें कि हमें आगे कैसे बढ़ना है ना। लोगों को ये भी समझना जरूरी है कि भाई जहां शोर मचाना चाहिए वहां पे भी तो मचाओ। चलो किसी ने कुछ कह दिया जिससे तुम आहत हो गए, सही बात है, नहीं कहना चाहिए कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट जो आपके मन को तकलीफ दे, जो आपके शरीर का मजाक उड़ाए, बिल्कुल गलत है, उन लोगों को बिल्कुल रोक देना चाहिए। लेकिन वो सारी चीजें जो इन रियल गलत है, जो वाकई गलत है, जो दिखाई दे रही हैं, गलतियां दिखाई दे रही हैं,
जो सरकार कर रही है उन पे लोग शोर क्यों नहीं मचाते, उनके लिए लोग सड़कों पे क्यों नहीं उतर आते, उनके लिए नारेबाजी क्यों नहीं होती। मैं इन सारी चीजों के इंस्टाग्राम रील्स और पोस्ट कभी नहीं देखती, लेकिन इनके जरूर देख लेती हूँ। खैर, तो अभी ये एक कॉल फॉर डिबेट ही है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो हमारी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। बाकी इसी तरह के केसेस के लिए इस सीरीज को रिलीजियसली फॉलो कीजिए। मैं आपको केसेस पढ़ाती रहूंगी, कैसे साइट करना है बताती रहूंगी। राइट, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।